वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के पेपर 1 के बारे में। और पेपर 1 का नाम है आपका पॉइनियर्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि भारतीय समाजशास्त्र के जो पथ प्रदर्शक रहे हैं या जो प्रणेता रहे हैं उन विद्वानों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उन्हीं विद्वानों में से एक है जी.एस. घुरिये। गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। तो इन्हीं के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और आपकी परीक्षा में कौन से प्रश्न इनसे रिलेटेड आते हैं, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी होती है तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न जो होंगे जो ऑब्जेक्टिव बन रहे होंगे उसको भी मैं बताऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आपका तैयार होगा। यानी अगर आपको मैं एक शब्द में बताऊं, ये पेपर 1 है और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आपको जी.एस. घुरिये के बारे में पढ़ना है। गोविंद सदाशिवराव घुरिये, आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी महोदय की, तो बहुत अच्छे विद्वान हैं। और आपको बता दूं बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं। ये बहुत ही नाम कमाया है समाजशास्त्र के क्षेत्र में जी.एस. घुरिये ने। जाति पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, यानी कास्ट क्लास पर बहुत ज़्यादा काम किया है, यानी कि वर्ग की अवधारणा दी है इन्होंने। जाति के बारे में बताया है। इंडियन साधुज नाम की एक पुस्तक लिखी जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऐसे तमाम प्रकार की विचारधाराओं से एक प्रकार से लसोलैस है जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये की बात करें तो इनका नाम जो है बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तौर पर तो जाना ही जाता है। इसके साथ ही साथ भारतीय समाजशास्त्रियों में अगर देखें तो इनका नाम अग्रगण्य है, मतलब कि ये एक प्रकार से अग्रणी प्रणेताओं में से एक माने जाते हैं जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये को कहीं कहीं पर समाजशास्त्र के जनक के रूप में भी देखा जाता है, साथ ही साथ राधा कमल मुखर्जी वगैरह को। तो ये सब बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। भारतीय समाजशास्त्रियों में इनका नाम बहुत ही एक प्रकार से उल्लेखनीय है और बहुत ही योगदान दिया इन्होंने। जी.एस. घुरिये महोदय ने किसमें जी.एस. घुरिये ने योगदान दिया है? समाजशास्त्र के डेवलपमेंट में, समाजशास्त्र में। तो एक प्रकार से ये नवीनतम मॉडल पेपर होगा 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। आपको बता दूं कि ये एक क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के आंसर के भी बताऊंगा। सबसे पहले हम जी.एस. घुरिये के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं भाई इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हम समझ सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न कुछ इस तरीके से आपकी परीक्षा में इनसे रिलेटेड आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिल्कुल देखेंगे। प्रश्न है आपका कि जी.एस. घुरिये के संक्षिप्त जीवन परिचय। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में कई सारे प्रश्न बनेंगे। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, और ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न। बम्बई विश्वविद्यालय में दाखिला कब लिया, किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, कौन सी पुस्तक इनकी रही, तो उन सभी को समझेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। जीवन परिचय देते हुए इनकी रचनाओं की विवेचना कीजिए। तो यानी रचनाओं की विवेचना तो हम यहाँ पर समझेंगे। इसके अलावा और भी एक आध दो प्रश्नों को मैंने रखा है जो कि इनके सिद्धांतों से रिलेटेड हैं। जैसे इन्होंने जो एक प्रकार से सिद्धांत दिए हैं, वो कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज जी.एस. घुरिये के बारे में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। सेकंड चैप्टर में हम लोग राधा कमल मुखर्जी के बारे में चर्चा कर लेंगे। ऐसे से आपको जो इंपॉर्टेंट समाजशास्त्री हैं उनके बारे में आपको चर्चा कर दूंगा और समस्त सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो में और बनाऊंगा। अब तो डिजिटल बोर्ड आ चुका है, बहुत ही आसान हो गया है पढ़ाना। तो आपको मैं एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूंगा, यानी कि कुछ कुछ बातें, यानी कि एक ही वीडियो में जी.एस. घुरिये से लेकर के और जितने भी समाजशास्त्री आपके पाठ्यक्रम में हैं सबको एक वीडियो में समाहित करने का प्रयास करूंगा। बहरहाल यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, गोविंद सदाशिवराव घुरिये जी की बात की जाए तो इनका ये बौद्धिक और अकादमिक क्षेत्र में इनका बड़ा योगदान रहा है। बौद्धिक क्षेत्र मतलब कि इन्होंने एक प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। ज्ञान मतलब कि इन्होंने भारतीय समाजशास्त्री के साथ ही साथ ये बड़े अच्छे दार्शनिक भी माने जाते हैं। अकादमिक के क्षेत्र में मतलब कि इन्होंने प्रोफेसर रहे हैं, चूँकि तो BA MA सभी को पढ़ाया होगा बच्चों को। बहुत अच्छा काम किया है जी.एस. घुरिये जी ने। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारा काम किया है अपने क्षेत्र में। ठीक है, जी.एस. घुरिये ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जी.एस. घुरिये की बात की, गोविंद सदाशिवराव घुरिये, इनका बौद्धिक जो एक प्रकार से जीवन रहा है वो बहुत ही प्रबल और बहुत ही सार्थक रहा है। इसके अलावा अकादमिक क्षेत्र में यानी BA BSc, मतलब कि BA के क्षेत्र में, MA के क्षेत्र में, PhD के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से योगदान दिया है। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, तो इनका बड़ा नाम है। भारतीय समाजशास्त्र में उनका अपूर्व योगदान है, मतलब बहुत ज़्यादा योगदान है। घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। भारतीय समाजशास्त्र के जनक की बात आती है तो कई बार आप लोग इस प्रश्न को गलत कर देते हैं ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की दृष्टि से कर देंगे।
क्योंकि जब आप भारतीय समाजशास्त्र के जनक की बात करते हैं तो राधा कमल मुखर्जी का भी नाम आता है और जीएस घुरिये का भी नाम आता है। बहरहाल दोनों की बात करें, दोनों ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है समाजशास्त्र में और दोनों को माना जाता है। तो भारतीय समाजशास्त्रियों में से या भारतीय समाजशास्त्र के जनकों में से एक हैं ये, ऐसा बोले तो ज़्यादा उचित होगा। ठीक है, तो जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। समाजशास्त्री रचनात्मकता यानी कि जो सोशो एक प्रकार से लॉजी से रिलेटेड जो क्रिएटिविटी होती है उसके भी एक प्रकार से वे भारतीय प्रतीक माने जाते हैं। यानी भारत की दृष्टि से अगर देखें या विश्व स्तर पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एक प्रकार से समाजशास्त्र में अपना नाम कमाया है। क्लियर। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाजशास्त्र की नई पीढ़ी के वे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, यानी मोटिवेशन के स्रोत रहे हैं इनको देख करके, और बहुत सारे लोगों ने समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया, बहुत सारे शिष्य रहे इनके प्रिय। आपको बता दो भारत में समाजशास्त्र, वैसे समाजशास्त्र का जो उदय होता है 1838 ईस्वी में होता है। 1838 ईस्वी में एक विद्वान है, उनका नाम है अगस्त काम्टे। ठीक है, क्या नाम है? अगस्त काम्टे। तो अगस्त काम्टे की अगर बात की जाए तो अगस्त काम्टे ने 1838 में समाजशास्त्र को क्या कहा था? सोशियोलॉजी नाम से संबोधित किया था। ठीक है, सोशियोलॉजी नाम से संबोधित किया था किसने? अगस्त काम्टे ने सबसे पहले। ठीक है, सोशियस और लोगास दो शब्दों से मिलकर के बनता है सोशियोलॉजी। फिर 1838 के बाद में, अच्छा उससे पहले 1838 के पहले समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से, सोशियो फिजिक्स के नाम से उसको जानते थे या सोशल फिजिक्स बोलते थे। ठीक है, तो ये अगस्त काम्टे ने जब इसको 1838 में नाम दिया तो ये एक प्रकार से समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। किसके? अगस्त काम्टे कौन है? समाजशास्त्र के जनक है विश्व स्तर पर, मतलब समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे ही है। समाजशास्त्र के जनक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय स्तर पर अगर देखेंगे तो राधा कमल मुखर्जी और जीएस घुरिये का नाम अग्रगण्य है। ठीक है, यानी कि जनकों में से आते हैं। तो समाजशास्त्र के जनक हैं कौन? अगस्त काम्टे, क्योंकि 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द एक प्रकार से सोशियो फिजिक्स के स्थान पर दिया। तो इस तरीके से इनको हम जानते हैं। तो अब आप देखेंगे भारत में उस समय जब भारत में समाजशास्त्र का उदय हुआ उस समय भारत में एक प्रकार से आज़ादी भारत को नहीं मिली थी। यानी कि उस समय भारत औपनिवेशिक चंगुल में जकड़ा हुआ था। यानी उस समय भारत जो था अपना, ये अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज अपने यहाँ पर कब्जा किए हुए थे। धीरे धीरे करके आप देखें 1838 के बाद में फिर एक विशिष्ट विषय के रूप में 1900 के या 18वीं शताब्दी में जो है प्रकार समाजशास्त्र आता है। लेकिन बेसिकली अगर बात की 1914 ईस्वी में, सबसे पहले 1914 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में ही, जहाँ पर ये पढ़ा रहे थे, जहाँ के प्रोफेसर थे, उसी विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन एक पृथक विषय के रूप में, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, जिसमें जीएस घुरिये और राधा कमल मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है। ठीक है, तो ये है एक प्रकार से राधा कमल। इसीलिए 1914 में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 1914 में आप देखेंगे गांधी जी भी एक प्रकार से सक्रिय नहीं थे राजनीति में। उस समय समाजशास्त्र के माध्यम से भारतीय एक प्रकार से जो मस्तिष्क है उसका प्रचार प्रसार पूरे के पूरे संसार में कर रहे थे। ये थे एक प्रकार से अपने जीएस घुरिये। थोड़ा सा और इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, आगे देखेंगे। जीएस घुरिये की अगर बात करें तो गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो गोविंद सदाशिवराव घुरिये इनका पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में इनको जीएस घुरिये कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कब? 12 दिसंबर को 1893 में। ठीक है, 12 दिसंबर 1893 को जीएस घुरिये जी का जन्म होता है। ये सारस्वत ब्राह्मण, एक ब्राह्मण की कैटेगरी है, ब्राह्मण का एक प्रकार है सारस्वत ब्राह्मण। ठीक है, तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। खास करके ये ब्राह्मण महाराष्ट्र वगैरह में पाए जाते हैं। सारस्वत ब्राह्मण की बात की तो महाराष्ट्र के में मिलते हैं अधिकतर। तो महाराष्ट्र के एक गांव है, यानी एक स्थान है मालवान। मालवान स्थान पर एक प्रकार से इनका जन्म हुआ था 1893 में। 12 दिसंबर को इनकी बर्थडे डेट है, यानी कि बर्थडे पड़ता है जीएस घुरिये जी का। ब्राह्मण जाति से, ब्राह्मण वर्ण से थे। 91 वर्ष की अवस्था में 1983 में उनका बम्बई में देहावसान हो जाता है। ठीक है, इनका देहावसान कब हो जाता है? 1983 में इनका देहावसान हो जाता है। कितने साल के थे जब ये? 91 वर्ष के एक प्रकार से इनकी आयु थी। 91 वर्ष इन्होंने बहुत ज़्यादा योग, 91 वर्ष मतलब 91 वर्ष के बाद में एक प्रकार से इनका देहावसान हो। देहावसान का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई। देह अवसान का मतलब देह खत्म हो गई, लेकिन जो महान विद्वान होते हैं
जो बड़े विचारक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, या जो बहुत एक प्रकार से जिन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की किसी क्षेत्र में, उनका एक प्रकार से उनकी मृत्यु नहीं होती, उनका देहावसान होता है, उनकी देह का अंत होता है, उनका देहांत होता है, ठीक है। उनका एक प्रकार से आत्मा जो होती है, उन्होंने जो किया है उसके लिए वो हमेशा अमर रहते हैं। तो ये है जीएस घुरिये, ठीक है। आपको बता दूं इसके बाद में सन 1916 ईस्वी में आप देखेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जाने, 1916 और 1918 ईस्वी में अंग्रेजी और संस्कृत, यानी कि 1916 में अंग्रेजी और 1918 में संस्कृत में प्रथम श्रेणी में उन्होंने परीक्षा पास करी। इसके अलावा जीएस घुरिये ने हेडन के निर्देशन में, हेडन विद्वान है, उनके निर्देशन में, उनके एक प्रकार से डायरेक्शन में इन्होंने रेस एंड कास्ट इन इंडिया, रेस माने क्या होता है, रेस का फुल फॉर्म होता है RACE, रेस का मतलब होता है प्रजाति, क्या होता है रेस का मतलब क्या होता है भैया, रेस का मतलब होता है प्रजाति, यानी कि प्रजाति, ठीक है। रेस एंड, रेस माने प्रजाति यानी प्रजाति, एंड माने और, कास्ट माने होता है कास्ट, ठीक है। कास्ट शब्द जो होता है ये है कास्ट, तो कास्ट का मतलब क्या होता है जाति, ठीक है, जाति। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने का रेस यानी प्रजाति एंड जाति यानी कि जाति एंड प्रजाति इंडिया की जो है उन पर इन्होंने एक प्रकार से PhD की उपाधि करी। इन्होंने जाति और प्रजातियों पर बहुत ज़्यादा PhD करी है। अब प्रजातियों में जनजातियों को भी आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, किस मुद्दे पर PhD करी है भैया, इन्होंने रेस एंड कास्ट इन इंडिया, रेस एंड कास्ट इन इंडिया, यहाँ पर इन आप लगा सकते हैं, इन इंडिया यानी कि रेस यानी प्रजाति एंड जाति, ठीक है, इंडिया की, ठीक है, या ऑफ इंडिया। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इस टॉपिक पर इन्होंने क्या किया है, PhD करा है, ठीक है, इन्होंने PhD करा है। इसके अलावा उपाधि PhD की प्राप्त करी। फिर उसके बाद में आप देखेंगे, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, CK आगडेन, ये भी विद्वान है। CK आगडेन की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, क्या होता है, बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। तो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का इतिहास पुस्तक जो लिखी थी, किसने लिखी है, CK आगडेन ने लिखी। तो प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि जो है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि इस पुस्तक को लिखा है CK जो है आगडेन ने, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इन्होंने PhD की उपाधि किस टॉपिक पर करी है, तो आप बताएंगे रेस एंड कास्ट इन इंडिया पुस्तक पर करी है, मतलब उस पर करी है, इस टॉपिक पर। आपसे पूछेगा कि किसके निर्देशन में करा है, तो हेडन के निर्देशन में करा है। आपसे पूछेगा इनकी उम्र कितनी थी, 91 वर्ष थी। मृत्यु कब हुई, 1983 में। जन्म कब हुआ, 12 दिसंबर 1893 में। किस जाति के थे, तो सारस्वत ब्राह्मण जाति के थे, ठीक। कहाँ पर जन्म हुआ था, महाराष्ट्र के मालवान नामक स्थान पर। तो ऐसे तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यहाँ से तैयार होंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रकार। तो इन्होंने जो ये पुस्तक है इनकी क्या बोलते हैं, CK आगडेन की जो पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, उसी श्रृंखला में लेख प्रकाशित होने के बाद उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं की पुस्तक में इनका एक लेख प्रकाशित इन्होंने करवाया था। CK आगडेन की पुस्तक में इनकी क्या बोलते हैं, इनका क्या नाम है, GS घुरिये जी का, GS घुरिये जी का एक लेख प्रकाशित होता है इनकी पुस्तक, क्योंकि ये फेमस आदमी थे उस समय के, CK आगडेन। तो जब इनकी पुस्तक में इनका लेख प्रकाशित हुआ, इस पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में, अपने यहाँ की पुस्तक यानी रेस एंड कास्ट इन इंडिया की कुछ लेख, कुछ चीज़ें प्रकाशित हुई, तो इनका नाम जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है और इनका एक प्रकार से इनकी ख्याति और थोड़ा सा बढ़ जाती है। इसके बाद में होता क्या है, इसके बाद में बम्बई में आपको बता दूं, बम्बई में समाजशास्त्र मतलब समाजशास्त्र में GS घुरिये, मतलब बम्बई के विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र GS घुरिये के नेतृत्व में विकसित हुआ है। बम्बई की अगर बात की, बम्बई विश्वविद्यालय में, तो GS घुरिये अगर ना होते तो समाजशास्त्र शायद 10-12 साल या 5 साल और पीछे होता, ठीक है। इसके अलावा सन 1919 ईस्वी में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ करने के लिए इन्होंने क्या किया, अभी मैं आपको समझाता हूँ, तो थोड़ा सा उससे पहले आप इनका एक बार फोटो देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने और तमाम सारा काम किया, लेकिन एक बार आप GS घुरिये को सही से देख लीजिए कि GS घुरिये है कौन। यही है GS घुरिये, आपको दिखाई पड़ रहा होगा GS घुरिये, ये की फ़ोटो है, बहुत पुरानी फ़ोटो है GS घुरिये जी की, तो ये है। तो इन्होंने क्या, मतलब ये देखेंगे, इसके लिए प्रारंभ करने के लिए पेट्रिल गिडिस को आमंत्रित किया था इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में, इसको मतलब कि बढ़ाने के लिए, मतलब इसकी ख्याति को बढ़ाने के लिए, समाजशास्त्र को और विकसित करने के लिए, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो गिडिस को इन्होंने आमंत्रित किया। सन 1924 ईस्वी में घुरिये ने रीडर के पद पर काम किया, ठीक है। और रीडर के पद पर काम करते हुए बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग यानी सोशियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अध्यक्ष का भी पद एक प्रकार से इन्होंने संभाला, यानी कि HOD हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है।
एचओडी का पद भी एक प्रकार से बम्बई विश्वविद्यालय में मिलना कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और उस समय ये एक प्रकार से समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष भी एक प्रकार से बने। इसके बाद में 1934 ईस्वी में प्रोफेसर बन जाते हैं। प्रोफेसर देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक डॉक्टर लगता है, डॉक्टर की अगर बात करें तो डॉक्टर जो लगता है एक प्रकार से, वो जब आप नया एक प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर होते तो आपके आगे डॉक्टर लगता है, लेकिन जब आप 10-12 साल लगभग काम कर लेते तो आपके आगे प्रोफेसर लग जाता है, ठीक है, तब आप प्रोफेसर बनते हैं। तो ये होता है कुछ प्रोफेसर और ये डॉक्टर का, तो एक प्रकार से ये क्या बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं। कब? 1934 में, ठीक है। 1959 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं। सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर हो जाते हैं। 1959 ईस्वी में ही उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर एमेरिटस बनाया गया। प्रोफेसर एमेरिटस एक महत्वपूर्ण पद होता है, तो ये इनको उसी विश्वविद्यालय में बना दिया गया। सन 1971 ईस्वी में उनके अंतिम विद्यार्थी ने शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। मतलब ये इनके अंडर में कई सारे लोग प्रोफेसर के अंडर में शोध करते हैं बच्चे, ठीक है। तो इनके जो अंतिम विद्यार्थी थे उन्होंने 1971 में शोध प्रबंध इनके पास प्रस्तुत किया। 50 वर्ष की अवधि में उन्होंने लगभग 71 विद्यार्थियों की शोध का निर्देशन किया, यानी कि लगभग 71 लोगों को एक प्रकार से पीएचडी इन्होंने करवाई, ठीक है। 71 लोग इनके अंडर में रह करके पीएचडी कर चुके हैं, किसके? जीएस घुरिये जी के। इसके अलावा इनमें से जो 71 लोगों ने किया शोध, इनमें से लगभग 40 शोध प्रबंध पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं, यानी जो उनके शिष्य रहे वो भी एक प्रकार से बड़े विद्वान माने जाते हैं। 40 शोध प्रबंध की जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी है समाजशास्त्र की दृष्टि से। थोड़ा सा और आगे जानते हैं इनके बारे में। 1952 ईस्वी की बात करें, सन 1952 ईस्वी में उन्होंने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना करी। कब करी? तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि जो है भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किसने करी? तो किसने करी? जीएस घुरिये ने करी। कब करी? 1952 में करी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और परिषद की ओर से, यानी कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद की ओर से उसके मुख्य पत्र सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, ये इसका मुख्य पत्र था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ये सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है ये पत्र यहाँ से प्रकाशित, यानी शुरुआत करवाया, प्रारंभ करवाया। भारत की यह पहली समाजशास्त्री पत्रिका थी। तो आपसे पूछा जाए भारत की पहली समाजशास्त्री पत्रिका कौन थी, तो आप बताएंगे सोशियोलॉजिकल बुलेटिन जो है ये पहली मतलब की क्या थी, ये समाजशास्त्री पत्रिका थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना के बाद में परिषद की ओर से एक प्रकार से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नाम का पत्र प्रारंभ करवाया गया, जो कि भारत का पहला समाजशास्त्री पत्रिका मानी जाती पत्रिका है ये। 1952 ईस्वी में स्थापना हुई थी भारतीय समाजशास्त्री परिषद की। किसके द्वारा? तो जीएस घुरिये के द्वारा। क्लियर। इसके अलावा इससे पहले 1920 ईस्वी में आलबान जी बैडगरी ने के संपादन में बड़ौदा से इंडियन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी नामक एक प्रकार से पत्रिका प्रकाशित होती थी। इससे पहले मतलब इनके पहले 1920 में इन्होंने किया था, मतलब कि आलबान डी बैडगरी ने, लेकिन एक भारतीय की तरफ से अगर देखें 1952 में सबसे पहले होता है। क्लियर। सॉरी, आगे देखिएगा। तो जीएस घुरिये के बारे में, उनके जीवन के बारे में तमाम प्रकार की चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इनके जो कुछ ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के बारे में आप जान लें। इनके जो फेमस ग्रंथ हैं जीएस घुरिये के, जो पुस्तकें बड़ी फेमस हैं, जो अधिक इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर इसको रखा है। तो इन पुस्तकों का नाम आप देखिए। पहली पुस्तक है इनकी जो बड़ी फेमस पुस्तक है, इस पुस्तक से इनको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ख्याति मिली है। वो पुस्तक है इनकी कास्ट माने जाति एंड रेस माने प्रजाति। तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये पुस्तक जो इनकी है ये बहुत ही फेमस है। हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछा आता है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे जीएस घुरिये। दूसरी पुस्तक इनकी है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। कास्ट एंड क्लास का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, वर्ग और जाति की अगर बात की है तो जाति क्या है? जाति एक बंद वर्ग है, और वर्ग जो होता है एक खुला होता है, यानी कि जाति की सदस्यता जो होती है वो जन्मजात होती है। वर्ग में आप सदस्यता ले भी सकते हैं और वर्ग की सदस्यता आप छोड़ भी सकते हैं। जाति में क्या होता है? खान पान पर प्रतिबंध होता है। वर्ग की बात करें तो वर्ग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। जाति का एक विशेष नियम होता है, वर्ग का कोई विशेष नियम नहीं होता है। भारतीय समाजों में बेसिकली जाति व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, और बाहरी अमेरिका वगैरह में आप देखेंगे या जो अन्य शहर हैं वहाँ पर आपको वर्ग व्यवस्था मिलेगी। जाति जो होती परंपरागत रूप से होती है। आपके बप्पा यानी आपके, जैसे आपके पिताजी अगर शुक्ला लिखते थे तो आप भी शुक्ला लिखोगे, ठीक है, और आपका लड़का भी शुक्ला लिखेगा, ये जाति व्यवस्था है। लेकिन वर्ग में क्या होता है कि उनके बप्पा कुछ और हैं, लिख कुछ और रहे हैं, और कुछ आगे उनके लड़का कुछ और लिखेंगे, उसका कोई मैटर नहीं होता, ठीक है। अपने अपने हिसाब से लोग जिनकी मर्जी होती करते हैं, नहीं मर्जी होती नहीं करते हैं।
तो ये होता है आपका। तो ये दो पुस्तकें इनकी बड़ी फेमस है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया एंड कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। इन्होंने जाति, प्रजाति, वर्ग और एक प्रकार से जनजातियों पर बहुत काम किया है जीएस घुरिये ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये दो पुस्तकें बड़ी फेमस है, परीक्षा में 100% प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। जीएस घुरिये की अगर बात करें तो जीएस घुरिये की महत्वपूर्ण रचनाएं कुछ और हैं जो आपको मैं बता दूं, जैसे कि इनकी पहली रचना है कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जिसके लिए फेमस है। 1932 में एक खंड इसका प्रकाशित हुआ है और दूसरा खंड 1969 में प्रकाशित हुआ, यानी एक बार 1932 में प्रकाशित हो गई, फिर उसके बाद में 1969 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ बाद में। तो इस तरीके से ये इनकी पहली पुस्तक। दूसरी पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी, 1947 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, बड़ी फेमस पुस्तक है। कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर माने होता है संस्कृति, सोसाइटी माने होता है समाज, यानी संस्कृति और समाज पुस्तक 1947 में प्रकाशित हुई, जीएस घुरिये की पुस्तक है। तीसरी पुस्तक इनकी जो बड़ी फेमस है वो है इंडियन साधुज, ये बड़ी फेमस पुस्तक है इंडियन साधुज, परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इंडियन साधुज पुस्तक किसने लिखी है? जीएस घुरिये ने लिखी। कब प्रकाशित हुई? 1953 में प्रकाशित हुई। तो ये सब प्रश्न आपको बता दूं, अगर आप पीएचडी वगैरह करने की भी सोच रहे हैं समाजशास्त्र से, तो ये डाटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, और सफिशियंट भी माना जा सकता है, क्योंकि आपको प्रकाशन के साथ उसमें बताना रहता है और बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चौथी बात यह है कि भरतनाट्यम एंड इट्स कस्ट्यूम, भरतनाट्यम एंड इट्स कस्ट्यूम, ये पुस्तक लिखी इन्होंने, 1958 में इसका प्रकाशन हुआ। पुस्तक इंपॉर्टेंट है, समाजशास्त्र की दृष्टि से ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और लघुत्तरी में प्रश्न या दीर्घोत्तरी में आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि भाई 4-5 पुस्तकों के नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसका। अगला है फैमिली एंड किनशिप, फैमिली एंड किनशिप इन इंडिया यूरोपियन कल्चर, बताएं, इंडो यूरोपियन कल्चर, ठीक है, फैमिली एंड किनशिप। किनशिप का मतलब जानते हैं, यहाँ पर किनशिप थोड़ा सा कर लेंगे, किनशिप ये थोड़ा सा किनशिप लिख नहीं गया है, किनशिप, ठीक है, किनशिप का मतलब होता है नातेदारी। किनशिप का मतलब जानते हैं क्या होता है? नातेदारी व्यवस्था, ठीक है, जैसे रिश्तेदार नात। तो फैमिली एंड किनशिप इंडो यूरोपियन कल्चर, यानी कि इंडिया एंड यूरोपियन कल्चर में जो एक प्रकार से फैमिली की व्यवस्था है और जो नातेदारी या रिश्तेदारी की व्यवस्था है वो कैसी है, उस पर इन्होंने पुस्तक लिखी। 1955 में एक पुस्तक मतलब एक खंड प्रकाशित होता है, एक 1951 में हो गया था। तो इस तरीके से पुस्तक है इनकी, ठीक है, सॉरी भैया मत गिरो यार, बड़ा महंगा है सब कुछ सामान इतनी मेहनत से। तो ये हो गया आपका फैमिली एंड किनशिप इंडो यूरोपियन कल्चर, ये पुस्तक ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। अगली पुस्तक इनकी है, अगली पुस्तक है 6वीं नंबर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, ठीक है, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, 1962 में इन्होंने पुस्तक लिखी, बड़ी फेमस पुस्तक है। नगरीय व्यवस्था पर भी अच्छा काम किया है, नगरीय और ग्रामीण समुदाय पर अपने विचार दिए, अभी मैंने उस पर प्रश्न रखा हुआ है, समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनकी अगली पुस्तक है गुड्स एंड मैन, गुड्स एक प्रकार से या गॉड्स एंड मैन, 1962 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया था एक बार, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला है आपका एनाटॉमी ऑफ अ रूरल अर्बन कम्युनिटी। रूरल मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन माने होता है शहरी, यानी कि ग्रामीण शहरी समुदाय के बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी, 1962 में प्रकाशन हुआ, बड़ी जबरदस्त पुस्तक है। इस प्रश्न से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिलीजियस कॉन्शियसनेस, 1965 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। और इसके बाद में इन्होंने जो अगली पुस्तक लिखी, 10वीं पुस्तक इंडियन कस्ट्यूम पर पुस्तक लिखी है इन्होंने, 1966 में इंडियन कस्ट्यूम नाम की पुस्तक लिखी है शीर्षक से। तो इस तरीके से इनकी पुस्तकें हो गई, इनकी रचनाएं हो गई जीएस घुरिये की। तो ये जीएस घुरिये के बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई, उनकी रचनाओं के बारे में बताया और भी चीज़ों के बारे में बताया। अब यहाँ पर थोड़ी सी और चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न और आपकी परीक्षा में जीएस घुरिये से बनने का चांस बहुत ज़्यादा है और मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, तो मैंने सोचा बिल्कुल, और जो मुझे लगता है कि भाई ये आएगा वही मैं आपको मॉडल पेपर में देता हूँ और वो प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है और आप लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं उससे। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन कर रहे हैं हम लोग और ऐसे ही करते भी रहेंगे। चले देखिए, प्रश्न आपका है ग्राम्य नगरीय समुदाय के संदर्भ में, एक मिनट में थोड़ा सा कलर नीला ले लो, डार्क नीला। देखिए, ग्राम्य नगरीय जीवन या समुदाय के संदर्भ में जीएस घुरिये के विचारों की विवेचना कीजिए। ग्रामीण नगरीय संबंध या समुदाय के बारे में जीएस घुरिये के क्या विचार है, यानी ग्राम
और नगर के बीच में क्या संबंध होता है। गांव वगैरह की बात की तो वहाँ पर जनसंख्या विरल होती है, आप लोग ये पहले से भी जानते हैं। गांव में क्या होते हैं, अनौपचारिक संबंध होते हैं। अनौपचारिक संबंध के मतलब क्या होता है, अनौपचारिक सुनकर डराओ ना कि अनौपचारिक बहुत बड़ा शब्द है ना, कुछ नहीं, टेंशन ले ही ना आइए जब तक शुक्ला स्टडी पॉइंट से। आपको बताइए अनौपचारिक के मतलब होते हैं जैसे गांव वगैरह में आप देखो संबंध जो होते हैं वो कोनो जैसे मालिक हो, वो एकदम एकदम वेल अप टू डेट वो नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि गांव का समझ से आपके पिता पुत्र का संबंध, चाचा भतीजा का संबंध, ठीक है, मामा और भतीजे का संबंध, इस तरीके का। गांव वगैरह में कि भैया उन्हों चाचा हो उन्हों चाचा हो, इस तरीके से संबंध रहता है कि कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं होती उसमें। लेकिन शहरों में क्या होता है, एक अधिकारी है उसका कर्मचारी है, तो ये औपचारिक संबंध हो गया, यानी कि एक अधिकारी का एक कर्मचारी से संबंध जो होता है वो औपचारिक संबंध होता है, ठीक है। तो वो होता है औपचारिक। तो शहरों में औपचारिक संबंध होता है, गांव में अनौपचारिक संबंध होता है। गांव की जनसंख्या विरल होती, शहरों की जनसंख्या घनी होती है। गांव में एक प्रकार से जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि पशुपालन और एक प्रकार से लकड़ी वगैरह काटना जंगल से, ये होता है। और आपको बता दूं कि शहरों में उद्योगों पर आधारित शहर होते हैं, वहाँ पर कृषि बहुत कम होती है, कृषि होती ही नहीं है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन गाँव में आप देखेंगे जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन ही है। क्लियर। इसके अलावा आप देखेंगे गांव की अगर बात की जाए तो गांव में जो होता है वो प्राथमिक संबंध पाया जाता है और शहरों में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए हैं, कोई ये नहीं कि भाई वो उनके नौकर के रूप में काम कर रहे हैं या ऐसे तमाम प्रकार के बॉस कोई है, कोई अधिकारी है, कोई उससे नीचे, ऐसा कुछ नहीं होता है। गाँव में सब लोग एक प्रकार से स्वतंत्र भावना से रहते हैं, एक साथ मिलजुल करके। तो यहाँ पर प्राथमिक संबंध होता है, द्वितीयक संबंध शहरों में आपको देखने को मिलता है। क्या कौन कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप पड़े हैं सड़क पे तो कोई बोलने वाला आपसे है नहीं। अगर आप कोई दूसरा जा करके उठाने को सोचेगा भी तो लोग बोलेंगे कि जो है इनका रोज का यही काम है, ठीक है, तो आप फिर हट जाएंगे पीछे। जब मैं पहली बार शहर गया तो मुझे एक प्रकार से जब बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं सड़क पे तो मुझे बड़ी दया लगी, तो मैंने दौड़ के उठाना चाहा, तब तक तमाम सारे लोगों ने मुझे मना किया कि आप इनको मत उठाइए, इनका रोज का यही काम है। लेकिन क्या होता है कि आप उसी समय उसको नहीं उठाते, फिर चले जाते हैं अपने काम में व्यस्त रह जाते हैं। लेकिन क्या भाई रोज का वही काम नहीं है, हो सकता है रोज दूसरा कोई व्यक्ति आता हो या बदल बदल करके लोग गिर रहे हों, कोई सिचुएशन होगी। हालांकि कुछ लोग होते हैं ऐसे, उन्हीं के चक्कर में अगर कोई व्यक्ति जो है वैसे भी गिर गया चक्कर वक्कर खा करके बिना नशे के, तो लोग उसको एक प्रकार से दारूबाज समझ करके छोड़ देते हैं, तो इससे ये हानि होती है। हालांकि यहाँ पर हम समझते हैं तो ग्रामीण नगरीय समुदाय जो है उसके संदर्भ में जीएस घुरिये के क्या विचार रहे हैं वो प्रश्न आपसे बन सकता है, तो इसको आपको समझना चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए जीएस घुरिये की बात की तो घुरिये की ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया में जो है दिलचस्पी इनकी बड़ी ज़्यादा रही है। ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया में, ग्रामीण शहरीकरण का मतलब होता है कि गांव के लोग या गांव, अब देखेंगे धीरे धीरे ये अर्बनाइजेशन, ये शहरीकरण का मतलब क्या था, अर्बनाइजेशन, यानी गांव धीरे धीरे शहरों में कन्वर्ट हो रहा है। यानी गांव के बदलते परिवेश, गांव में ही भी आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, गांव में भी अब लोग एक प्रकार से पानी की टंकी लगवा रहे हैं। गांव में भी चूंकि पानी गांव में नल से जब निकलता है तो टंकी लगवाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब टंकी में गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, मोटर चलाते हैं, मतलब ये तो चलिए मोटर चलाना तो एक आम बात है, लेकिन टंकी का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो गर्म गर्म पानी आता है, एकदम गंदा पानी, उसको पानी इकट्ठा करके जब आपके धरातल में पृथ्वी के अंदर नल से पानी निकल रहा है, अब हम लोगों के घर में 100 फुट पे बोरिंग है, बढ़िया सरकारी नल की जो आता है, ठीक है, जो इंडियन मार्क का नल 100 फुट बोरिंग है, बढ़िया उसको चलाओ और शुद्ध पानी पियो एकदम से, ठीक है। तो हालांकि उससे मतलब वो जो आरओ वाला होता है उसके टक्कर का पानी तो नहीं निकलता है, लेकिन थोड़ा सा उसके आसपास का पानी निकलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जीएस घुरिये जो है ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया में इनकी दिलचस्पी रही है, यानी ग्रामीण मतलब ग्राम जो होता है किस तरीके से शहरों में कन्वर्ट होता है, वही शहरीकरण की प्रक्रिया होती है। तो उस प्रक्रिया में दिलचस्पी थी उनका, एक प्रकार से मानना था जीएस घुरिये का कि भारत में शहरीकरण जो है वो औद्योगिक विकास का परिणाम नहीं है। मतलब उद्योगों के विकास से अगर मात्र सोचें कि केवल उद्योगों के विकास से या उद्योगों के बढ़ जाने से भारत की दृष्टि से अगर बात करें, या भारत में एक प्रकार से लोग शहरों में बस जाएंगे या शहर हो जाएगा, किसी गांव में आप फैक्ट्री लगा देंगे, मात्र फैक्ट्री लगा देने से वहां पर एक प्रकार से वो शहर नहीं बन जाएगा,
इस बात से बिल्कुल एक प्रकार से ये मतलब एग्री नहीं करते थे। मतलब कि शहरीकरण की प्रक्रिया वैसे तो बेसिकली औद्योगिकरण पर ही आधारित है। उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जहाँ पर उद्योग होते हैं वहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं, वहीं पर बस जाते हैं, वहीं पर अपना, और एक बड़ा उद्योग जब आता है तो उसी के जो रिलेटेड तमाम सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसका भी स्थापना होने लगती है। तो लेकिन होता है, लेकिन ये एक प्रकार से जीएस घुरिये इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का मतलब होता है, 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1950 के आसपास, ठीक है। तो 1950 के आसपास तक शहरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में ही आरंभ हुई थी, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। उन्होंने इसकी पुष्टि में कुछ संस्कृत ग्रंथों और दस्तावेजों के उदाहरण देकर के भी स्पष्ट किया कि सुदूर माने बहुत दूर जो गांव हैं, उन गांवों में बाजार की आवश्यकता के कारण से शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ। यानी कि गांव में आप देखते हैं, गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रकार से एक बाजार होती है, और उस बाजार में एक प्रकार से आप देखते हैं एक बढ़िया सा रोड गई होती है, उसके किनारे किनारे दुकानें होती हैं, वहाँ पर मंडी लगती है, सब्जी की, गल्ले की, ऐसे तमाम प्रकार की मंडी लगती है, और तमाम प्रकार की दुकानें होती हैं, वहाँ पर हर एक चीज़ मिलती है। तो ये एक प्रकार से इन्होंने बताया कि गाँव में एक प्रकार से आवश्यकता पड़ती मार्केट की, शहरों की, और एक प्रकार से मार्केट की लोग मार्केट बनाते तो मार्केट धीरे धीरे करते करके क्या बन जाता है, शहर बनने लगता है। मात्र उद्योगों के विकास के लिए नहीं, दैनिक आवश्यकता के लिए भी बाजार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारे घर से 3 किलोमीटर दूरी पर बाजार है हमारा, तो वहाँ पर जैसे हम लोगों को खरीदना होता तो मैं बाजार जाता हूँ 3 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है। तो ये होता है गाँव में, क्लियर। तो इसके कारण शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ है कि गाँव में बाजार की आवश्यकता हुई, और इसके कारण से क्या हुआ, शहरी क्षेत्रों का विकास हुआ, ये इन्होंने बताया। दूसरे शब्दों में कहते हैं इसी बात को जीएस घुरिये, यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे शब्दों में कृषि व्यवस्था के विस्तार, यानी कृषि व्यवस्था जैसे से बढ़ती गई उसके कारण से आवश्यकता से अधिक अनाज पैदावार होने लगी। आवश्यकता से, चूंकि पहले बैल से लोग खेती करते थे, 1968 और 67 के आसपास हरित क्रांति की हई जो खाद्यान्न विकास में एक आमूलचूल परिवर्तन कर गई। उस समय आप देखेंगे 1967-68 में, उससे पहले गेहूं 1 कुंटल में मुश्किल से 1 कुंटल गेहूं 1 बीघे में हो जाता था, या 50 किलो ही निकलता था। अब क्या हो गया है, अब 1 कुंटल गेहूं जो एक प्रकार से 1 कुंटल गेहूं ने 1 बीघे में लगभग 4 से 5 कुंटल गेहूं निकल रहे हैं आज, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि ये जो एक प्रकार से गेहूं आज निकल रहा है, ये हरित क्रांति का परिणाम है। तो आप देखेंगे कि अनाज पैदावार जब ज़्यादा होने लगी तो लोगों को उसको बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत हुई, या मार्केट का अनुभव लोग करने लगे, तो उसी को बेचने के लिए मार्केट का विकास हुआ, और धीरे धीरे करके शहरों में बदलता चला गया। तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में किसी बड़े गांव के एक भाग को मंडी या बाजार में बदल दिया जाता था। इसके फलस्वरूप ऐसे क्षेत्रों में कस्बों का निर्माण हो गया। कस्बा गाँव से थोड़ा बड़ा इलाका कस्बा कहलाता था, और उस जिसमें धीरे धीरे करके क्या हुआ, प्रशासनिक यानी वहाँ पर पुलिस थाना बन गया, न्यायिक यानी पुलिस थाना के अलावा वहाँ पर कोई कचहरी वगैरह बन गई। इसके अलावा तमाम प्रकार की अन्य संस्थाएं जैसे कि ब्लॉक वगैरह का निर्माण हो गया उस कस्बे में। तो धीरे धीरे करके वो मार्केट बन गया। और यहाँ पर यह बताना एक प्रकार से उचित होगा कि इन शहरी केंद्रों के निर्माण में सामंतवादी संरक्षण का हाथ, सामंतवादी मतलब जो बड़े बुजुर्ग, मतलब कि जो एक प्रकार से पूंजीपति या सामंतवादी हैं, यानी जिनके पास पैसा है और जो उच्च जाति के या उच्च वर्ण के लोग हैं, उनका हाथ रहता था। मतलब जो बड़े लोग होते थे उन्हीं का हाथ रहता था। इसके अलावा अतीत में यानी पुराने काल में शहरी दरबारों की रेशमी कपड़ों, हथियारों, आभूषणों, धातु और मतलब धातु की जो शिल्पकारी थी वो सब आप देखते हैं, ये सब एक प्रकार से होता था बाजारों में भी पहले, ठीक है। शिल्प कृतियों की मांग के कारण से क्या हुआ कि आप देखेंगे धीरे धीरे करके शहरों का विकास होता गया। मांग के कारण से क्या हुआ, वाराणसी, ठीक है, कांचीपुरम, इसके अलावा जयपुर, मुरादाबाद जैसे शहरी केंद्रों का विकास होता गया, और इस तरीके से गांव जो भारत के थे वो शहरों में कन्वर्ट होते गए। तो ये एक प्रकार से शहरों की प्रक्रिया के हिसाब से उन्होंने बताया कि मात्र ये कह देने से या मात्र इतना समझने से कि एक प्रकार से उद्योगों के विकास से केवल हुआ है, तो ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने पूरा खुल करके बताया, और उन्होंने एक प्रकार, चूंकि भारतीय समाजशास्त्री हैं तो भारत की सिचुएशन को उन्होंने समझा, और भारतीय गांव किस तरीके से शहरों में बदले। भारतीय गांव पहले कस्बे में बदला, कस्बे से मार्केट बना, मार्केट से एक प्रकार से फिर वो और उद्योग बनते गए, और इस तरीके से पूरा शहर बन गया। तो मात्र उद्योगों से शहरों का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि उसके पीछे और कई चीजें रही हैं। संक्षेप में जीएस घुरिये की दृष्टि में ग्रामीण शहरीकरण का कारण जो रहा है, गांव की स्थानीय
आवश्यकताएं ही थी, यानी जो गांव की स्थानीय आवश्यकताएं थी, यानी रिक्वायरमेंट जो थी, उसके कारण से शहरों की उत्पत्ति होती गई। आपको बता दूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ऐसी स्थिति में जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो एक प्रकार से जीएस घुरिये ने जो कहा वो एक प्रकार से आवश्यकता को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया कि स्थानीय लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकताएं थी, उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण से तमाम प्रकार के काम होते गए और धीरे धीरे शहरों का विकास होता गया। ब्रिटिश उपनिवेश, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पर एक प्रकार से थे, भारत पर ब्रिटिश लोगों का शासन था उस समय, काव्य के दौरान, मतलब काल ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान, यानी उस समय महानगरीय केंद्रों के विकास से भारतीय शहरी जीवन में बदलाव आया। और अब ये छोटे बड़े शहर कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प, हस्त मतलब जो हाथों से बनाने वाली जो कलाएं हैं, वो उनकी वस्तुओं की खपत के क्षेत्र एक प्रकार से नहीं रहे थे, क्योंकि जब ब्रिटिश एक प्रकार से भारत में आए तो हस्तकला, जो भारत के लोग चरखा चलाते थे हाथों से, हथकरघा वगैरह, यानी हाथों से सारी चीज़ें बनाते थे, अब वो सब डिमांड खत्म होने लगी धीरे धीरे। अब क्या हुआ, मशीनों का विकास हुआ, चूंकि वहाँ पर यूरोप की कंट्रीज़ में क्या था कि आदमी होते नहीं थे। अब यूरोप के कंट्रीज़ में जब आदमी नहीं होते थे मेरे भैया, वहाँ पर क्या थे, आदमी होते नहीं थे, तो वहाँ पर आदमी होते नहीं थे ब्रिटिश में, तो वहाँ पर जनसंख्या कम थी। भारत में जनसंख्या कभी कम नहीं हुई, भारत में जनसंख्या ठीक ठाक मात्रा में शुरुआत से ही रही है। तो यहाँ पर चूंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा मशीनों की थी नहीं, लेकिन क्या किया कि उन लोगों ने मशीनों की, चूंकि जो 100 लोग काम करते हैं, एक मशीन जो है 100 लोगों का काम अकेले करती है और कम समय में करती है। लेकिन जब यहाँ पर मशीनें आ गई, बहुत सारी लगवा दिया ब्रिटिश सरकार ने, मतलब जो भारत पर शासन कर रहे थे उस समय उन लोगों ने, तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई, भूखमरी फैल गई, क्योंकि जो लोग एक प्रकार से कुछ कमा खा रहे थे, अब उनका काम धंधा सब चौपट हो गया, और इस तरीके से धीरे धीरे मशीनों का विकास हुआ, और फिर उसके बाद में फिर वो एक प्रकार शहरों में परिवर्तित हो गया। एक मिनट, हाँ, तो कृषि उत्पादन और हस्तशिल्प की वस्तुओं की खपत के क्षेत्र नहीं रहे थे, बल्कि वे प्रमुख निर्माण केंद्र बना लिया था। इसके साथ ही साथ वे ग्रामीण क्षेत्र औद्योगिक उत्पादों की खपत के केंद्र बन गए। इस प्रकार महानगर केंद्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए, यानी महानगर जो थे वो एक प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर हावी हो गए, और इस तरीके से धीरे धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक प्रकार से नगरीय अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करने के पीछे भाग पड़ी, और इस तरीके से गांव जो हुआ वो शहरों में बदलता चला गया, और इस तरीके से बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। जीएस घुरिये ने सन 1957 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोनीकांड गांव एक पड़ता है, मतलब पड़ता था, तो उसी लोनीकांड गांव का अध्ययन किया किसने, घुरिये ने। तो आपसे पूछेगा जीएस घुरिये ने महाराष्ट्र के किस गांव का अध्ययन किया, तो महाराष्ट्र में एक पूना जिला पड़ता है, पुणे, तो पुणे जिले में पड़ता है लोनीकांड, मतलब लोनीकांड नाम का गाँव, उसका अध्ययन किया, और इसका उद्देश्य सामाजिक ढांचे की निरंतरता को उभार कर प्रस्तुत करना था। यानी इस गांव के अध्ययन करने का जो उनका उद्देश्य रहा, या एक प्रकार जो साबित करना चाहते थे, वो करना चाहते थे कि सामाजिक ढांचे की निरंतरता को उभार कर प्रस्तुत करना, ताकि सामाजिक जो ढांचा है वो किस तरीके से बदल रहा है उसके बारे में बताना था। पहले सन 1819 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी ने इस गाँव का अध्ययन किया था, और इस संदर्भ में उन्होंने गाँव की रूपरेखा, आर्थिक अधिसंरचना, जातियों का गठन, बाजार व्यवहार और राजनैतिक और धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका वर्णन किया था। किसने, एक ब्रिटिश विद्वान ने 1819 में। लेकिन 1957 ईस्वी में एक व्यवस्थित तरीके से इसका पुनर्सर्वेक्षण एक प्रकार से जीएस घुरिये जी ने किया, और चूंकि ये भारतीय थे तो भारतीयों के बारे में अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने इस गाँव के जनसांख्यिकी, यानी कि इनकी जनसंख्या कैसी है, कितना क्या फैली हुई है, कहाँ कहाँ पर, जनसांख्यिकीय, आर्थिक यानी इकोनॉमिकली और सामाजिक सभी विस्तार में कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया इनमें, और सारी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। जब कोई खास अंतर नहीं दिखाई दिया, इसके अलावा इन्होंने क्या हुआ, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा जब इनको कोई अंतर साफ नहीं दिखा, तो इसके अलावा घुरिये ने देखा कि गांव की जो रूपरेखा है वो प्राचीन काल के एक लेख में उल्लिखित विवरण से मेल खाती थी, और उन्होंने यह भी देखा कि गांव में कोई सुनिश्चित सामाजिक संरचना भी नहीं थी, और वहाँ सामाजिक ढांचा बिखरा हुआ था, पूरा का पूरा जो सामाजिक स्ट्रक्चर होता है, सोशल स्ट्रक्चर, वो पूरा का पूरा बिखरा हुआ था। ठीक है, तो इसके बावजूद आप देखेंगे यह गांव एक व्यवहारिक एक प्रकार से इकाई के रूप में
क्या हुआ, जीवित रहा। तो इस गांव का इन्होंने अध्ययन किया और इस गांव के अध्ययन के परिणाम स्वरूप इन्होंने एक प्रकार से कैसे विकास हुआ है पूरा, उसको उन्होंने बताने का प्रयास किया। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये समझा तमाम प्रकार की चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो जीएस घुरिये से रिलेटेड ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वैसे जीएस घुरिये ने कास्ट, क्लास यानी जाति वगैरह पर बहुत काम किया है। जाति वगैरह मतलब जाति के बारे में मैंने विस्तार मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता दी, जाति और वर्ग में अंतर भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आप लोगों ने जीएस घुरिये से रिलेटेड चीज़ों को समझा। तो आज चैप्टर नंबर 1 के बारे में मैंने बताया। तो इतना ही अगर आप जान जाएंगे जीएस घुरिये के बारे में तो आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी अगर आपको इस तरीके से और वीडियो चाहिए, एक बात मैं आपसे कमेंट में पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरा चेहरा अभी काला आ रहा है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं 10-12 दिनों के अंदर इस संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोग अगर कमेंट करेंगे तो और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको इस तरीके से मिलती रहेगी। क्या आपको ये पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा, और अगर कोई त्रुटि रह रही है तो उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है पिछले 5 से 6 वर्षों से मैं 2017 से लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ। और इस दौरान आपको बता दूं कि मुझे जो अनुभव मैंने किया वो यही अनुभव किया कि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। आप लोग इसके तो एक प्रकार से गवाही हैं। मॉडल पेपर आप लोगों ने देखे होंगे, लगभग 5 सेमेस्टर आप हमारे साथ पढ़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आपको विश्वास होगा और पढ़िए। और ये जीएस घुरिये से ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से मैंने चर्चा किया। चैप्टर 2 भी ऐसे मैं चर्चा कर दूंगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में बेसिकली आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आपको को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप सभी लोगों को मैं कई वीडियो बता चुका हूं। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, और आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से। और टेलीग्राम पर भी शुक्ला स्टडी पॉइंट की आईडी है, तो आप उसको भी एक प्रकार से उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो एक प्रकार से वहाँ पर मैं और व्यवस्थित करूँगा, तो कुछ दिनों में हो सकता है पीडीएफ वगैरह भी वहाँ पर सेंड करवा दूँ, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।